Lecture 2 of the sale of goods. Contract of sale defined in section 4 subsection 1. First of all, in contract of sale, seller transfers or agree to transfer the property in goods. सेल ऑफ गुड्स में क्या ट्रांसफर किया जाता है? गुड्स ट्रांसफर किया जाता है. प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप. गुड्स की ओनरशिप आप ट्रांसफर करते हो. यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. किसको ट्रांसफर करते हो? बायर को ट्रांसफर करते हो. फॉर ए प्राइस. फॉर ए प्राइस. बेसिक कंपोनेंट प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर बाय सेलर टू बायर फॉर ए प्राइस. आप यहाँ पे खड़े रह जाओगे, कोरोना की वजह से किसी को खाना नहीं मिलता है तो आप चैरिटी में कुछ भी दे दोगे. इट इज नॉट ए सेल. किसी को बुक्स देते हो पढ़ने के लिए. जो गरीब लोग होते हैं, खाने पीने का भी जिसके पास नहीं है वो पढ़ेंगे कहाँ से? उसको पढ़ने के लिए आप बुक्स देते हो. तो बुक्स इज ए नॉट सेल. इट इज नॉट फॉर द प्राइस. फॉर द प्राइस जो दिया गया है ना, जहां पे कुछ कंसिडरेशन का एक्सपेक्टेशन है ना, वहीं पे सेल हो सकता है. सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स में दो पार्टी होनी चाहिए, सेलर एंड बायर. हमने आगे देखा था दिस बोथ वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. जहां पे बायर है वहीं पे सेलर हो सकता है, जहां पे सेलर है वहीं पे बायर हो सकता है. अनदर थिंग, रिमेंबर दैट कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स मस्ट बी इन मनी. मे बी फुली इन मनी, मे बी पार्टली इन मनी. आप अपनी फॉर्च्यून गाड़ी दे के स्विफ्ट परचेस करोगे तो वो सेल ऑफ गुड्स नहीं है, वो इसमें कवर नहीं होगा. आपने अभी इंडिका गाड़ी दे दिया, ऊपर से 2 लाख रुपया दिया और स्विफ्ट परचेस, तो वो सेल ऑफ गुड्स है. 1 रुपया भी मनी का पेमेंट होना चाहिए. सिर्फ आप एक गुड्स के सामने दूसरा गुड्स दोगे तो बार्टर होगा, वो सेल ऑफ गुड्स नहीं होगा. सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्हीकल है तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स नहीं है. एक्सचेंज ऑफ व्हीकल है और ऊपर से आपने मनी पे किया है, तभी वो सेल ऑफ गुड्स है. सेल ऑफ गुड्स में 2 पार्टी है. आप एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स दोनों का सेल ऑफ गुड्स कर सकते हैं. प्राइस इज मनी पे करते हो. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर. 2 तरीके की ओनरशिप ट्रांसफर होती है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल. अभी मैंने आपको मनी दिया, आपने मुझे गुड्स दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर. बात खत्म. कल किसी को कुछ बोलना नहीं है, गुड्स वापिस भी नहीं देना है. एब्सोल्यूटली ट्रांसफर, आपने मुझे मनी दे दिया, मैंने आपको गुड्स दे दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर. कंडीशनल ट्रांसफर, आपने गुड्स ले लिया, मनी बोला 1 महीने के बाद. आपने गुड्स ले लिया, मुझे मनी दे दिया, लेकिन आपने बोला 2 साल तक कुछ भी इसमें डिफॉल्ट होगा तो रिपेयरिंग मुझे करवाना है. सेलर है वो वारंटी पीरियड दे रहा है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, वो कंडीशन है. कॉन्ट्रैक्ट में, सेल ऑफ गुड्स में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है तो दे के छूटे, यानी आप अपने रास्ते में मेरे रास्ते, अड़ी अड़ी छूटा. दैट इज एब्सोल्यूट. मैंने आपको गुड्स दिया, आपने मुझे मनी दिया, बात खत्म. कंडीशनल, कुछ क्रेडिट पीरियड डाला, पेमेंट 1 महीने के बाद, 2 साल के लिए रिपे करवा दूंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशन डाली हुई है तो कंडीशनल सेल ऑफ गुड्स होगा. हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सब आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स में अप्लाई होगा. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? पार्टी साउंड होनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? पार्टी मेजर होनी चाहिए, तो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. तो वो सभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल सेल ऑफ गुड्स में अप्लाई होंगे. नाउ डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? सेल के अंदर प्रॉपर्टी एंड रिस्क ट्रांसफर इमीडिएटली. मैंने आपको गुड्स दिया, आपने मुझे मनी दिया, दोनों इमीडिएट, तुरंत ही आपने गुड्स की मालिकी भी दे दी और उसके पैसे भी ले लिए. सेल में तुरंत होता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे होता है. यानी प्रॉपर्टी एंड रिस्क नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली. यानी आपने बोला 1 महीने के बाद मनी दूंगा, मैंने बोला 15 दिन के बाद गुड्स दूंगा. एग्रीमेंट टू सेल है, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मनी अभी दे रहे हो, मैंने बोला 1 वीक के बाद गुड्स दूंगा. यानी फ्यूचर इज रिलेवेंट इन द एग्रीमेंट टू सेल. सेल में एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर गुड्स होता है. इसीलिए एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. फ्यूचर में जो करते हैं उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं. सेल में जो होता है वो एग्जीक्यूटेड है, जो अभी हमने कर लिया है, खत्म कर दिया है, पास में किया है, पूरा हो गया है, उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं. एग्रीमेंट टू सेल फ्रेंड्स एग्जीक्यूटरी है एंड सेल है वो एग्जीक्यूटेड है.
सेल में कंडीशन नहीं डाला है तो गुड्स वापिस नहीं दे सकते, वापिस ले भी नहीं सकते। एक बार मैंने आपको गुड्स बेच दिया, आप मनी पे नहीं करोगे तो प्राइस के लिए मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा, प्राइस के लिए मैं स्यू करूंगा, गुड्स वापिस नहीं ले पाऊंगा। हाँ, कंडीशन डाल दिया था तो वापिस ले सकता हूं, कुछ कंडीशन नहीं डाला है तो नॉर्मल सेल्स में गुड्स वापिस नहीं ले सकते। आप प्राइस के लिए स्यू कर सकते हैं, आपके पास गुड्स पड़ा है, आपने यूज किया है, गुड्स मुझे वापस नहीं दिया है, तो मैं आपको प्राइस के लिए स्यू करूंगा। सेल ऑफ गुड्स में फ्रेंड्स प्राइस के लिए स्यू होता है, एग्रीमेंट टू सेल में प्राइस के लिए स्यू नहीं होता है। क्यों? आपने गुड्स लिया ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको डैमेजेस क्लेम करूंगा कि आपके लिए मैंने गुड्स रेडी किया है, आप लेने के लिए नहीं आए हैं, तो मुझे जो नुकसान हुआ है उस भरपाई के लिए मैं आप पे स्यू करूंगा। सेल में एक बार गुड्स से बायर का हो गया है, गुड्स में कोई लॉस होगा तो बायर रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? अभी उसने गुड्स दिया ही नहीं है, सेलर के पास पड़ा है, सेलर के गोडाउन में कुछ भी बर्न हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सेल के ट्रांजेक्शन में आप डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं, लेकिन गुड्स वापिस नहीं ले सकते। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास ही पड़ा हुआ है, वापिस लेने का क्वेश्चन ही नहीं है। हम डैमेजेस क्लेम करेंगे तो गुड्स तो हमारे पास ही है। नाउ सेल एंड हायर परचेस, देखने में दोनों सिमिलर लगेंगे, पर्पस इन्हीं का दोनों का सेम लगेगा, लेकिन लीगल कंसीक्वेंसेस सेल एंड हायर परचेस के थोड़े अलग हैं। लीगल इंसिडेंट है वो अलग है। सेल में ओनरशिप है, मालिकी है, इमीडिएट तुरंत ही ट्रांसफर की जाती है। हायर परचेस एक रेंट एग्रीमेंट है, उसमें भाड़ू बोला जाता है, टेनेंट बोला जाता है, इसीलिए किराएदार बोला जाता है। तो हायर परचेस में ओनरशिप सेलर टू बायर के पास लास्ट इंस्टॉलमेंट में आएगा, सेल में इमीडिएटली आएगा। हायर परचेस में लेने वाला बंदा वो बेली है, बेली यानी दूसरे का गुड्स संभालने वाला। हायर परचेस में लेने वाला बेली है, लेकिन सेल में लेने वाला सिर्फ ओनर हो जाता है, क्योंकि उसने परचेस कर लिया है। एक बार सेल हो गया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता। लेकिन हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट बायर पे नहीं करेगा तो सेलर इमीडिएटली टर्मिनेट कर पाएगा, गुड्स वापस ले पाएगा। बायर बाकी का इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा। सेलर कभी भी गुड्स टर्मिनेट कर सकता है। हायर परचेस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, गुड्स वापस देना पड़ता है, सेल में वापस देने की जरूरत नहीं है। सेल में उसने गुड्स लेके चला गया, मनी का मैंने 15 दिन के बाद बोला था, इन बिटवीन बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं मनी मांग नहीं सकता, रिस्क मेरे बर्डन पे आया। हायर परचेस में आप गुड्स लेके गए हो, कल आप इंसॉल्वेंट हो गए तो मैं गुड्स वापस ले लूंगा, तो रिस्क मेरे पे नहीं आएगा, रिस्क आएगा है वो बायर का नुकसान होगा। वेंडर कैन टेक बैक द गुड्स, बेचने वाला मैं हायर परचेस में गुड्स वापस ले सकता हूं, इसीलिए रिस्क मेरे पे कम आएगा। सेल के ट्रांजैक्शन में ओनरशिप बायर को मिल गई है, इसीलिए बायर वो गुड्स बेच सकता है। हायर परचेज में वो टेनेंट है, किराएदार है, तो दूसरे की चीज वो बेच नहीं सकता है। हायर परचेज में ट्रांसफर नहीं होता है। नॉर्मल सेल में इनवॉइस इमीडिएटली बनता है, इसीलिए टैक्स इमीडिएटली भरना पड़ता है। जब हायर परचेज में इनवॉइस लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम बनाया जाता है, तब हायर परचेज में टैक्स लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम भरना पड़ता है। बेलमेंट, बेलमेंट यानी गैरेज वाले को आपने गाड़ी रिपेयर करने के लिए दिया, कुरियर वाले को आपने गुड्स यहां से अहमदाबाद ले जाने के लिए दिया, तो आपने पोजीशन ट्रांसफर किया है, सेफ कस्टडी के लिए दिया है, मैं भी बाहर जा रहा हूं, आप गुड्स संभालना। कुरियर वाले को ले जाने के लिए दिया है, गैरेज वाले को रिपेयर के लिए दिया है। तो गैरेज वाला है, कैरियर वाला है, वो बेली बोला जाएगा। गैरेज वाला है वो बेली है, उसके पास कब्जो पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है। आपने अपनी एक्टिवा गाड़ी गैरेज वाले को रिपेयर करवाने के लिए दिया हुआ है, तो वो रिपेयर करके वापस देगा, उसको गुड्स परचेस करता है, उसका ओनरशिप नहीं है। फाइंडर ऑफ द गुड्स है, वरुण का गुड्स गुम हो गया है, उदय को मिला हुआ है, उदय है वो बेली है, वो वरुण को वापस दे देगा, वो उदय का गुड्स नहीं है,
इसमें बेली यानी दूसरे का गुड्स कोई भी पर्पस से अपने पास रखना, पर्पस खत्म होते गुड्स वापस दे देने का। सेल में गुड्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। बेलमेंट में गाड़ी रिपेयर हो जाती है तो गुड्स रिटर्न करना पड़ता है। सेल में कंसीडरेशन मस्ट है, लेकिन हमारा जो बेलमेंट है वहां कंसीडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी होता है। ग्रेटिट्यूअस એટલે विदाउट कंसीडरेशन, नॉट ग्रेटिट्यूअस એટલે विथ कंसीडरेशन। गाड़ी में गैरेज में गाड़ी रख के आते हो तो विथ कंसीडरेशन है। वरुण की चीज उदय ने संभाल के रखी है एक दिन के लिए तो विदाउट कंसीडरेशन है। तो बेलमेंट में कंसीडरेशन हो भी सकता है, कंसीडरेशन नहीं भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर वो सेलो गुड से अलग है। अपने गोल्ड के जो कॉइन है वो आपने गोल्ड स्मिथ को ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए दिए हैं, तो आपको अच्छा सा नेकलेस बना के देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स नहीं है, लेकिन लेबर ऑफ वर्क है। पेंटर अपने ही कलर यूज करके आपको पेंटिंग बना के देगा, उसमें कलर निग्लिजिबल अमाउंट है, इसीलिए वो सेल ऑफ गुड्स नहीं है, वर्क है, वो लेबर है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर सेल ऑफ गुड्स से अलग है। गुड्स सप्लाई टू गोल्ड स्मिथ एंड ऑल कलर गिवन टू पेंटर आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर और वर्क नॉट सेल। गुड्स आपने गोल्ड स्मिथ यानी सोनी को दिया था, कलर पेंटर ने अपने यूज किए थे। दोनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क और लेबर है, वो सेल ऑफ गुड्स नहीं है। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखो वैसे तो आप सेल ऑफ गुड्स की लॉ ने कोई स्पेशल मेथड नहीं बोला है, अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कंडीशन डिसाइड कर सकते हो, अपने तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कंडीशन डिसाइड कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, गुड्स अभी दे देते हो, मनी बाद में आएगा, गुड्स इमीडिएटली, मनी इन फ्यूचर। प्राइस अभी दे दिया सामने वाले ने, आप गुड्स बना के कल देने वाले हो, प्राइस इमीडिएटली, गुड्स इन फ्यूचर। कल आप मुझे मनी दोगे, कल मैं आपको गुड्स दूंगा, बोथ इन फ्यूचर। मैं आपको अभी गुड्स दे रहा हूं, आप एवरी मंथ 25,000 पे करोगे, गुड्स इमीडिएटली, प्राइस इंस्टॉलमेंट। एवरी मंथ मैं आपको 1000 kg गुड्स दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, बोथ इन इंस्टॉलमेंट। बोथ कैन बी इमीडिएट, बोथ कैन बी फ्यूचर, बोथ कैन बी इंस्टॉलमेंट। वन इमीडिएट, वन इंस्टॉलमेंट, वन इमीडिएट, वन फ्यूचर, यानी कोई भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अभी प्राइस, गुड्स कल, अभी गुड्स, प्राइस कल, वो दोनों अभी, दोनों कल, एक इंस्टॉलमेंट में, दोनों इंस्टॉलमेंट में, कोई भी तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में सब्जेक्ट मैटर है वो ऑलवेज गुड्स होता है। सब्जेक्ट मैटर यानी मेन चीज, कौन सी चीज का आप अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो हमारा सेल ऑफ गुड्स होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स अभी सेलर के पास पड़ा हुआ है, फ्यूचर गुड्स सेलर बाहर से परचेस करने वाला है और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। कंटिजेंट गुड्स, कंटिजेंट गुड्स मींस मैन्युफैक्चरिंग होगा या नहीं होगा, पक्का नहीं है, अनिश्चित है। जितना प्रोडक्शन होगा मैं उतना आपको दूंगा, पोटैटो जितना ग्रो होगा उतना मैं आपको दूंगा, क्लोथ जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कैपेसिटी जितनी यूज होगी इतना मैं आपको दूंगा। कंटिजेंट यानी नॉट 100% फिक्स्ड whether it will purchase, manufacture or not. If it will manufacture, then I will sell to you. Destruction of subject matter. आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, शाम को 8 बजे आप सामने सामने बैठे थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ए और बी सामने बैठे थे, बी ने ए को मनी पे कर दिया, ए का गुड सीट में आ रहा था, वो डूब गया था, ए को मालूम नहीं था, बी को मालूम नहीं था। At the time of contract of sale, good was lost, nobody was aware of that. गुड्स लॉस हुआ था, दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था, दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था। एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, किसी का डिफॉल्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द, कैंसल, अमल में नहीं ला सकते। गुड्स लॉस हो गया है, गुड्स लॉस हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दोनों को फैक्ट मालूम नहीं है, दोनों को फैक्ट मालूम नहीं है। अभी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पेरिसिंग यानी लॉस,
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गुड लॉस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गुड लॉस होता है, दोनों में किसी का फॉल्ट नहीं है। 8 बजे कॉन्ट्रैक्ट किया था, 10 बजे आपका जहाज है वो डूब गया, किसी का डिफॉल्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, कोई किसी पे डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी भी पर्सन का डिफॉल्ट है, आइदर सेलर का है, सेलर ने निग्लिजेंसी की वजह से उसकी गोडाउन में फायर हुआ, गुड्स लॉस्ट हुआ, तो बायर स्यू कर सकता है। पार्टी एट फॉल्ट विल बी लायबल इफ नोबडी इज इन फॉल्ट, देन डैमेजेस आर नॉट अलाउड। गुड्स आफ्टरवर्ड लॉस हुआ है, दोनों में से किसी का मिस्टेक नहीं है तो डैमेजेस नहीं मांग सकते, लेकिन किसी का डिफॉल्ट है तो डैमेजेस मांग सकते हो। ascertainment of price determination। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में आप कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम प्राइस लिख देते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम आपने मैनर डिसाइड किया, किसी तरीके से आप प्राइस डिटरमाइन करोगे। मिस्टर एक्स वैल्यू दे, जितना वैल्यूएशन करके देगा उतना मैं पेमेंट करूंगा। ascertainment of price means monetary consideration for the गुड्स के सामने जो आप मनी पे करते हो दैट इज द प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड की जाती है, वैल्यूअर डिसाइड करके मैनर डिसाइड कर सकते हो, एक्स बोलेगा उतना पे करेंगे, और डीलिंग सामने सामने बैठ के बार्गेनिंग करके भी प्राइस डिटरमाइन हो सकती है। आपने प्राइस डिटरमाइन ही नहीं की है तो अभी प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई है, तभी भी बायर को रिजनेबल प्राइस तो पे करना ही है। कितना रिजनेबल प्राइस वो डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड फैक्ट, लेकिन प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई है तो भी आपको रिजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने मैनर डिसाइड किया था, मिस्टर एक्स जितना बोलेगा उतना हम पे करेंगे, लेकिन मिस्टर एक्स का डेथ हो जाएगा, वो वैल्यूएशन नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मिस्टर एक्स को ए ने मना बोल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, बी ए पे स्यू करेगा, ए विल बी प्रिवेंटिंग पार्टी। एक्स अनेबल टू वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए ने एक्स को प्रिवेंट किया था, ए ने एक्स को बोला था भाई देख लेना वैल्यूएशन मत करना, एक्स को प्रिवेंट किया हुआ है, एक्स को प्रिवेंट किया हुआ है तो किसने प्रिवेंट किया? ए ने। पार्टी एट फॉल्ट कौन है? ए है, तो बी ए पे स्यू करेगा। सेक्शन 10 प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, he does not make the agreement is void if third party is prevented by either of the party at fault is liable for the party who is not at fault। थर्ड पार्टी को बोला था वैल्यूएशन करना, ए ने मना बोल दिया, बी ए पे स्यू कर पाएगा, ए पार्टी एट फॉल्ट है, बी पार्टी नॉट एट फॉल्ट है। कंडीशन ऑफ टाइम, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन कब गुड्स सप्लाई करना, कब प्राइस पे करना डिसाइड नहीं किया था। एट दैट टाइम गुड्स इमीडिएटली, प्राइस मे बी इन फ्यूचर। रिमेंबर दैट डिलीवरी इज एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस मे और मे नॉट बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस आगे पीछे चलता है, आपको एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देना है आपको एडवांस मनी पे करना है, वरना 2% इंटरेस्ट लगेगा। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंस, गुड मस्ट डिलीवर इमीडिएटली, प्राइस मे बी पेड इन द फ्यूचर। बिकॉज डिलीवरी इज एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस इज नॉट एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट को वीडियो मिलते रहेंगे। सब वीडियो सुनो और पहले से सुनो तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।